सुप्रभात प्रिय छात्रों, आपको आज बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में आपसे वार्तालाप किया जाएगा। आपको वैदिक सभ्यता की दो स्थितियां, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया गया है। आपको उस समय ये भी बता दिया गया बेटा कि इस टॉपिक पे या इस अध्याय में से ये एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको वैदिक काल की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति की विवेचना कीजिए या समीक्षा कीजिए या वर्णन कीजिए। इस तरीके से प्रतिवर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। दो स्थितियों के बारे में आपसे मैंने वार्तालाप कर लिया है। आज हम करेंगे तीसरी स्थिति के बारे में। पहले वैदिक समाज की सामाजिक स्थिति। वैदिक काल में सबसे पहले परिवार के बारे में आपको मैं बताता हूँ। परिवार वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करता था और परिवार का मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति होता था जिसे कुलपा कहा जाता था। या आप अक्सर यूं कहें कि उस काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। परिवार समाज की छोटी इकाई था और परिवार का मुखिया सबसे बूढ़ा या वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, वही होता था जिसे कुलपा कहा जाता था। यहाँ आपको यही बात याद करना है। दूसरा, उस काल में खान पान कैसा था। यहाँ आपको 3-4 शब्द याद करने बेटा। यहाँ आर्य दोनों ही प्रकृति के थे। आर्य कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता। पढ़ क्या रहे हैं? खान पान। आर्य क्या थे? दोनों ही प्रकृति के थे। दोनों ही प्रकृति के थे। दोनों ही प्रकृति के थे। यहाँ दोनों ही प्रकृति से क्या से थे? वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। यहाँ आपको दो शब्द याद करने हैं बेटा। गाय को अवध्या कहा गया है। गाय को अवध्या कहा गया है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता, और उस समय मछली का मांस खाया जाना वर्जित था। यहाँ आपको इन दो शब्दों को ही याद करना है। दोनों ही प्रकृति के थे, अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी थे, और गाय को उस काल में अवध्या कहा गया, इसलिए गाय का और मछली का मांस खाया जाना उस समय वर्जित था। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। ये आजकल की भांति वनस्पतिक जूस था, जिस प्रकार आजकल होता है ठीक उसी प्रकार, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें परिवर्तन आ गया और सोमरस के स्थान पर अर्जुनानी, माशर और पोतिका का उपयोग होने लगा। ये ऐसे पेय पदार्थ थे जिनमें मादकता होती थी, जबकि इसमें मादकता नहीं थी। यहां याद करने वाली बातें बेटा आपके सामने स्पष्ट है। प्रकृति आए दोनों ही। किसका मांस खाया जाना वर्जित था? गाय और मछली। प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस। उत्तर वैदिक काल में इसके स्थान पर, सोमरस के स्थान पर अर्जुनानी, माशर और पोतिका का उपयोग होने लग गया, जिनमें मादकता होती थी, अर्थात जिनसे नशा होता था। तीसरा, वेशभूषा। भूषण। यहां में बड़ा आपको बिल्कुल तथ्यात्मक बातें हैं, याद करना है। अगर प्रश्न की भाषा ये हो कि आर्यों की वेशभूषा क्या थी, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा आर्य प्रमुख रूप से 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। आर्य प्रमुख रूप से 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। वस्त्र धारण करते थे। ये 3 प्रकार कौन कौन से थे? निवि, वाश, अधिवास। आर्य ये 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। इनके नाम से स्पष्ट है। निवि ये नीचे से धारण किया जाने वाला वस्त्र था। वास ये शरीर के मध्य भाग का वस्त्र था। अधिवास ये शरीर के ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र था।
ये आधुनिक सोल की तरह था जिसे द्रापी भी कहा जाता था, जिसे द्रापी भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वह जिन वस्त्रों का उपयोग करते थे, पेशस उस समय कढ़े हुए वस्त्रों को कहते थे, अर्थात छपाई किए हुए वस्त्रों को कहते थे, अर्थात जिन वस्त्रों पर प्रिंट होती थी उन्हें पेशस कहते थे। सामूले ऊनी कपड़ों को कहते थे। उष्णीय पगड़ी पगड़ी को कहते थे। ये 6 शब्द हैं जो बड़ा आपको याद करने हैं। आर्यों की वेशभूषा 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, नेवी, वास और अधिवास। नेवी नीचे से धारण किया जाने वाला वस्त्र था, वास शरीर के मध्य भाग का वस्त्र था, अधिवास शरीर के ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र था। यह आधुनिक सोल की तरह था जिसे द्रापी भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वह जिन वस्त्रों को धारण करते थे, पेशस, ये कढ़ाई किए हुए आए तब भी वही बात, छपाई किए हुए आए तब भी वही बात, या प्रिंट वस्त्र थे। शामुले उस काल में सर्दी अर्थात ऊनी कपड़ों को कहते थे जिनको सर्दी में धारण किया जाता था। उष्णीय उस काल में पगड़ी को कहा जाता था। अब अगला विवाह। विवाह उस काल में भी एक संस्कार था और उस काल में विवाह के लिए निर्धारित आयु थी और ये आयु बहुत ही आदर्श आयु थी। उस समय विवाह के लिए लड़के के लिए उस समय 16 वर्ष थी और लड़की के लिए 14 वर्ष। ये साधारण सी बात है कि उस काल में विवाह के लिए निर्धारित आयु क्या थी? लड़के के लिए 16 वर्ष थी और लड़की के लिए 14 वर्ष। उस काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का प्रचलन था। इनको आपको याद रखना पड़ा। उस काल में अनुलोम और प्रतिलोम और नियोग विवाह का प्रचलन था। पूछे विवाह लिखते हैं अनुलोम, प्रतिलोम और नियोग। अनुलोम विवाह क्या होता था बड़ा? जिसमें उच्च वर्ण का लड़का होता था और उससे निम्न वर्ण की लड़की होती थी। जिनके मध्य जो विवाह संपन्न होता था उसे अनुलोम कहते थे। अगर ब्राह्मण लड़के और क्षेत्रीय कन्या के मध्य जो विवाह संपन्न होता था उसे अनुलोम कहते थे और क्षेत्रीय पुरुष और वैश्य कन्या के मध्य जो विवाह संपन्न होता था उसे भी अनुलोम कहते थे। क्यों? लड़की का जो वर्ण है उससे लड़के का वर्ण बड़ा था। यहाँ आपको यही याद करना है, उच्च वर्ण का लड़का होगा और उससे नीचे के वर्ण की लड़की होगी, उनके मध्य जो विवाह संपन्न होगा उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम ठीक इसके विपरीत है। प्रतिलोम विवाह में ऊंचे वर्ण की लड़की होगी और उससे नीचे वर्ण की लड़का होगा, अर्थात ब्राह्मण कन्या और क्षेत्रीय पुरुष के मध्य जो विवाह संपन्न होगा उसे प्रतिलोम कहेंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक में ऊंचे वर्ण का लड़का होगा, दूसरे में ऊंचे वर्ण की लड़की होगी, अर्थात एक में नीचे वर्ण का लड़का होगा और दूसरे में नीचे वर्ण की लड़की होगी। नियोग में 3 शर्तें हैं बेटा। उस काल में इस विवाह को पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। प्राचीन भारत में मान्यता थी कि जब तक संतान उत्पत्ति नहीं होगी और संतान में पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उनके परिवारजनों को कोई तर्पण दान देने वाला और पिंडदान देने वाला नहीं होगा, और पिंडदान देने वाला नहीं होगा तो उनका स्वर्ग लोक में गमन नहीं होगा। इसलिए उस काल में नियोग विवाह को भी अनुमति दी गई थी। नियोग विवाह के लिए 3 शर्तें आवश्यक थी बेटा, और ये 3 शर्तें कौन सी थी? कोई स्त्री अपने पति की अनुपस्थिति में नियोग विवाह कर सकती थी। यहाँ पति की अनुपस्थिति से क्या है बेटा? लंबे दिनों तक वो अपनी पत्नी के संपर्क में रहे। ये नहीं कि वो 1 महीने के बाद या 2 माह के बाद वापस आ गया, नहीं, लगातार वो कम से कम 10 वर्ष तक अनुपस्थित रहे। दूसरा, उस पत्नी का या उस स्त्री का पति असाध्य रोग से ग्रसित हो गया हो। और तीसरा, उसका देहांत हो गया। उस स्त्री में, उस काल में वह स्त्री किसी भी पुरुष से पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह कर सकते थे। 3 स्थितियाँ थी। पहला, लगातार अनुपस्थित रहना। दूसरा, पति का असाध्य रोग से ग्रसित हो जाना। और तीसरा, पति का इस संसार से अलविदा हो जाना।
इस स्थिति में वह पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह कर सकती थी और यह विवाह केवल पुत्र प्राप्ति तक ही मान्य था, उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता था। इससे जो संतान उत्पत्ति होती थी, इससे जो संतान पैदा होती थी, उसे क्षेत्रज कहा जाता था, क्षेत्रज कहा जाता था। इसके अलावा उस काल में क्या कहते हैं, देवताओं के भी विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रमुख रूप से कि सोम और इंद्र द्वारा विवाह किया जाने का उल्लेख है। यह आपको विवाह में याद करना है। विवाह के लिए निर्धारित आयु क्या थी, उस काल में कौन कौन से विवाहों का प्रचलन था, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, नियोग विवाह किसे कहते हैं, और नियोग से उत्पन्न संतान थी उसे क्या कहा जाता था। शिक्षा में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। उस काल में शिक्षा का स्तर क्या था, उसमें क्या स्त्री और पुरुषों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसकी पुष्टि किससे होती है, उस काल की विदुषी महिलाओं और विद्वान पुरुषों से होती है कि वैदिक काल में प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन थी। इसमें आप पढ़ोगे तो खूब नाम आते हैं। गार्गी थी, मैत्रेयी थी, शची थी, पोलोमी थी, कक्षावृत्ति थी, निवावरी थी। ये विदुषी महिलाएं थी। और दूसरी तरफ प्रमुख विद्वान पुरुष थे, चाहे विश्वामित्र हों या वामदेव हों या भारद्वाज हों या कश्यप हो या अत्रि हों। इसलिए यहाँ शिक्षा स्त्री और पुरुषों को दोनों को समान रूप से दी जाती थी। दोनों का ही हमें उल्लेख मिलता है, क्यों उस काल में विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, तो दूसरी तरफ विद्वान पुरुषों का भी उल्लेख मिलता है। अब इसके आगे बढ़ा है, वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। वो याद करना है उस काल में वर्ण का आधार, कि वैदिक सभ्यता में वर्ण आधार क्या था। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अक्सर आपको इसके बारे में लघुरात्मक प्रश्न भी पूछ सकता है कि वैदिक काल में वर्ण आधार क्या था, या सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है। इसमें छोटा प्रश्न पूछे तब भी मैंने आपको बता दिया था, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वहाँ परम पुरुष अर्थात ब्रह्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। वहाँ एक छोटा सा श्लोक है, ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहुराजन्यकृत उरु तदस्य पद्माभय शूद्रो जायत, कि परम पुरुष ने 4 वर्णों की उत्पत्ति की थी। जो परम पुरुष अर्थात ब्रह्मा की मुख से पैदा हुए वो ब्राह्मण कहलाए, और उनका कार्य उस समय अध्ययन और अध्यापन करवाना था। दूसरे ब्रह्मा की बाहों से या ब्रह्मा की भुजाओं से जो पैदा हुए वो क्षत्रिय कहलाए, उनका कार्य उस समय अस्त्र शस्त्र का संचालन करना अर्थात देश की सुरक्षा करना था। तीसरे वैश्य थे, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के उदर से मानी जाती है, उनका कार्य व्यापार और वाणिज्य को संचालन करना था। चौथा वर्ण था, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पांवों से मानी गई है, उस वर्ण का कार्य था उपरोक्त तीनों वर्गों की सेवा करना। लेकिन इस काल में वर्ण का जो आधार था वो मैंने आपको बताया था बेटा, कर्म था। कर्म आए तब भी वही बात, गुण आए तब भी वही बात, और व्यवसाय आए तब भी वही बात। ये तीनों बेटा प्राय में आते हैं, कभी कर्म आ जाता है, कभी गुण आ जाता है और कभी व्यवसाय। अगर अल्टरनेटिव पर्सन आए तो आपको ABCD में क्या आल द अबव उपयोग सभी करना होगा। उसमें वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, कर्म, गुण और व्यवसाय। ये व्यवस्था बेटा केवल ऋग्वेदिक काल में ही लागू रही। उत्तरवेदिक काल आते आते इस व्यवस्था को लोप कर दिया गया, इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया, और वर्ण व्यवस्था कर्माधारित के स्थान पर जन्माधारित हो गई। अब जन्म के साथ ही वर्ण व्यवस्था को लोप कर दिया जाता था, वर्ण व्यवस्था को बंद कर दिया जाता था। अब वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन दुर्लभ हो गया था। पहले क्या था, ब्राह्मण के घर में अगर अच्छा बच्चा पैदा नहीं होगा तो वह ब्राह्मण वर्ण में नहीं आता था। अगर शूद्र वर्ण में अच्छा बच्चा पैदा होता था, वो पढ़ने और पढ़ाने में दक्ष था, तो वह उस काल में द्विज कहलाता था, अर्थात ब्राह्मण वर्ग में आता था। लेकिन यही व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आते आते परिवर्तित हो जाती है, और वहाँ उनका वर्ण परिवर्तन होना अब असंभव होता है। अब ब्राह्मण के घर में अगर अच्छा बच्चा पैदा नहीं होगा, वह निम्न कोटि के कार्य करता है, तब भी अब वो ब्राह्मण कहलाएगा। ये व्यवस्था भारत में
लगातार निरंतर चलती रही और आगे जाकर के केवल 2 काल और ऐसे आते हैं जिनमें ये वर्ण व्यवस्था नहीं रहती है। वह कौन कौन से काल हैं? एक तो वैदिक काल के बाद आपकी जैन और बौद्ध काल ऐसे आते हैं जिसमें यह वर्ण व्यवस्था कर्माधारित रहती है और संपूर्ण काल में ये व्यवस्था जन्माधारित रही है। आज भी भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो जाति व्यवस्था से जकड़ा हुआ है और जहाँ वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है। इसमें बड़ा आपको कौन कौन सी बातें बताई गई थी सामाजिक स्थिति में, आपको जो प्रमुख रूप से पूछता है वो यही है कि उस काल में समाज की प्रकृति कैसी थी, उस काल का खान पान कैसा था, उस काल की वेशभूषा कैसी थी, उस काल में शिक्षा कैसे थी, उस काल में परिवार कैसा था और उस काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। तो इस प्रकार ये प्रश्न था आपको, जो तीनों स्थितियां आपको पूछी जाती हैं, तीनों के बारे में आपको बता दिया गया है। वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की विवेचना कीजिए, जो तीनों ही आपको बता दी गई हैं। अब अगली कक्षा में आपको नए अध्याय के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।